नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, हाजिर है आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, जो कि आर्टिकल 148 में निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, देखिए, भले ही हमारा चैनल थोड़ा सा नया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान किया जाए, ताकि एग्जाम्स में आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएं। तो दोस्तों, मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास, कम से कम एक दोस्त के पास तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और बेल आइकन को ऑन आप ज़रूर कर लें। दोस्तों, बहुत जल्द, मैं पहले भी आपको अनाउंस किया था कि मैं बहुत जल्दी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। लेकिन क्या है, थोड़े से ना व्यू कम थे, बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे थे, इस वजह से मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं आप व्यूज़ आएंगे तभी तो मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करूंगा। तो दोस्तों, मैं बस पहले इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा सा व्यूज़ हमारे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, तभी हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और जल्दी से जल्दी हम कोर्स को लॉन्च करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको दिखा देते हैं क्या है। तो आप अभी मेरी बातों को गौर से देखना क्या है। सुनिए, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किस आर्टिकल में है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आर्टिकल 148 में। आर्टिकल जो 148 है, अनुच्छेद 148 है, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 149। ये जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये इसके कर्तव्य और शक्तियाँ, यदि पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन कहाँ पर दिया गया है, तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 149 में। तीसरा देखिए, अनुच्छेद 150, संघ और राज्य के खातों का रूप, यदि प्रश्न ये बने तो आप क्या कहेंगे? तो आर्टिकल 150 में है। और इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 151, इसकी जो रिपोर्ट है वह किस आर्टिकल में है? तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वह 151 में होती है। तो दोस्तों, ये चार आर्टिकल हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, सीएजी का जो वर्णन है किस आर्टिकल में है। दूसरा, उसके कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किस आर्टिकल में है। तीसरा, खातों का जो रूप है वह किस आर्टिकल में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो रिपोर्ट है वह किस आर्टिकल में आती है। तो ये चार आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अब हम इसके बारे में और महत्वपूर्ण डिटेल प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, इसे कौन निर्वाचित करेगा? इसे राष्ट्रपति क्या है, नियुक्ति इसे राष्ट्रपति करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा। तो प्रश्न ये भी बनता है कि जो सीएजी यानी कि कंट्रोलर एवं एडिटर जनरल होता है, इसे किस तरह हटाया जाता है? तो जिस तरह हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी तरह हम जो सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसे हटाया जाएगा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किस आर्टिकल के तहत की जाएगी? तो आर्टिकल 148 के तहत इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अब देखिए, थोड़ी सी हम इसके कर्तव्य और शक्तियां देख लेते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ और राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयास करेगा जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। देखिए, शपथ किसके सामने लेगा, ये बात आपको याद रखनी है। शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये क्या लेगा? शपथ लेगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बता दूं शपथ किस अनुसूची में है। शपथ जो तीसरी अनुसूची में आती है शपथ, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुसूची में शपथ का वर्णन है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। जो अधिकारी होते हैं भारत के शीर्ष अधिकारी,
सभी तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों के प्रारूप से संबंधित है। संघ और राज्यों के लेखे ऐसे रूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करे। आर्टिकल 151, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ऑडिट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 151 में क्या है? रिपोर्ट है। संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे प्रत्येक के समक्ष रखेगी, यानी कि संसद। ठीक है, जो रिपोर्ट है आर्टिकल 151 के तहत होती है, वह किसे देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर उसे कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। ये चीज आपको नोटिस करनी है और पता होनी चाहिए। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। ये राज्य की यदि लेखा की होगी, देखो दो चीजें होती हैं। यदि हम बात करें केंद्र की तो रिपोर्ट किसे मिलेगी? राष्ट्रपति को मिलेगी। यदि हम बात कर रहे हैं राज्य की तो फिर रिपोर्ट किसे दी जाएगी? राज्यपाल को दी जाएगी। केंद्र में राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद भवन में रखेगा, और जो राज्य है, राज्यपाल को जो रिपोर्ट दी जाएगी वो उसे विधानमंडल में रखेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का खर्च भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि संसद क्या है? संसद अनावश्यक रूप से पैसे को खर्च ना करे। जिस उद्देश्य हेतु पैसा लिया जा रहा है उसी उद्देश्य पर इसे खर्च करे। इसकी जो संपूर्ण ब्यौरा होता है वह सीएजी के पास होता है। भारत का सीएजी भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत में सार्वजनिक वित्त के प्रहरी, ठीक है, प्रश्न बनता है कि भारत में सार्वजनिक वित्त का प्रहरी कौन है? तो आप क्या कहेंगे? जो सीएजी है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यह भारत में सार्वजनिक वित्त का प्रहरी माना जाता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह जनता के खजाने का संरक्षक होता है। प्रश्न बन सकता है कि जनता के खजाने का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो कौन है? सीएजी। और केंद्र राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिए, उनका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। देखिए महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने क्या कहा? सीएजी भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। अब देखिए अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अभी हम इन बातों के ऊपर क्या है डिस्कस कर चुके हैं। देखिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुलंदियों में से एक के रूप में वर्णित किया है। अन्य सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिस तरह भारत में चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसी तरह भारत में क्या है? सीएजी भी है। और इसे किसने कहा है? कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस रूप में से वर्णित किया है। नेक्स्ट देखिए कार्य। अब थोड़े से कार्य देख लेते हैं इसके। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के समेकित कोष, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र से सभी व्यय संबंधी खातों का लेखा जोखा रखता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस प्रकार का जो व्यय कर रही है उसका जो समस्त लेखा जोखा होता है वह सीएजी के पास होता है। वह भारत और राज्यों के आकस्मिक निधि और भारत और राज्यों के लोक लेखा के सभी व्यय का लेखा जोखा रखता है। यानी कि जो आकस्मिक निधि होती है उसका भी लेखा जोखा ये रखता है। केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा भी रखता है। दोस्तों यदि आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे, आप पीसीएस का एग्जाम देते हैं या फिर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो फिर आपको इसके कार्य के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेंस में लिखने के लिए आता है। तो आप लिख पाओगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए थोड़ा नोट देख लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यदि इसका कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि जो भी पहले होगा, या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष की उसकी आयु पूरी हो जाए, ये उसका कार्यकाल होता है। वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर इस्तीफा दे सकता है। तो त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। और उसे हटाया कैसे जाएगा? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ऐसे ही उसे हटाया जाएगा। तो ये दो तीन बातें ये भी आपको पता होनी चाहिए। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी में पहुंचा गया प्रश्न है। ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो रिपोर्ट होती है सीएजी की, उसकी जो लेखा परीक्षा है वो कौन परीक्षा या उसका जो परीक्षण है वो कौन करता है? तो इसका जो परीक्षण करता है वह लोक लेखा समिति करती है। सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा और लेखा विभाग के प्रमुख सार्वजनिक पर्स के मुख्य संरक्षक है। चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, बस ये लास्ट लाइन है।
दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये लेखा समिति, देखिए जो लोक लेखा समिति है, जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उसका परीक्षण जो करती है लोक लेखा समिति करती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की वार्षिक लेखा रिपोर्ट की जांच करती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। कौन सा? सबसे पहले आर्टिकल 148 में क्या है? सीएजी, भारत का भारत का जो सीएजी है वो किस आर्टिकल में? 148 में है। 151 में उसकी रिपोर्ट है। ये दो आर्टिकल है जो आपको याद होने चाहिए। चलिए एक बार और बता देता हूँ। पहला आर्टिकल 148 जो आपको याद होना चाहिए, भारत का जो एक सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, 148 में दे रखा है। 151 में इसकी रिपोर्ट है। ठीक है, ये जो अपनी रिपोर्ट देता है ये राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति से संसद में रखेगा। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट की जो परीक्षण करेगा वो कौन करेगा? ये जो लोक लेखा समिति है वह इसका परीक्षण करेगी। राज्यों की जो रिपोर्ट होगी वह राज्यपाल को देगा, राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखेगा। दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ये इसकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसे जो हटाया जाएगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ऐसे ही इसे हटाया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हम अपनी यही खत्म करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।